गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। तो आज है अप्रैल 12 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग करने वाले हैं खूब सारे टॉपिक्स। मतलब खूब सारे तो नहीं है, टॉपिक तो आज काफ़ी कम है, तो ज़्यादा समय भी यहाँ पे नहीं लगेगा और जो टॉपिक्स हैं वो भी कुछ तो रिपीटेड हैं। जैसे इंडियन ओशन डाइपोल की बात करें, एल नीनो की बात करें। आज मैं थोड़ा सा को डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्योंकि आईएमडी ने यहाँ पे इस साल की मॉनसून की ऑलरेडी फोरकास्ट दे दी है। और आईएमडी ने ये कहा है इस साल इंडिया का जो मॉनसून है वो अपने नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहेगा। तो उसके क्रिटेरियाज क्या होते हैं, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल से कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बराबर रहेगा, तो वो थोड़ा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है हल्का फुल्का, इसके बारे में बात करेंगे। G20 की मीट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि G20 के बारे में ऑलरेडी हम लोग 50 बार बात कर चुके हैं, तो हर बार उस पर टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक नया है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया की जो फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है, ईरान के साथ वो सब डील हुई है। पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, चाइना ने वहाँ पे जो ब्रोकरेज वगैरह किया है, लेकिन आज थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कि सऊदी अरेबिया ने क्यों किया, कैसे किया, फ्यूचर में क्या हो सकता है, पास्ट में क्या क्या हुआ था, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। और ये काफ़ी समय से वेट कर रहा था मैं कि पंजाब वाली जो सिचुएशन हुई है वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कुछ आर्टिकल आए। तो आज एक अच्छा एडिटोरियल आ गया बेसिकली यहाँ पे, रेडिकलाइजेशन इन पंजाब। तो वहाँ पे जो खालिस्तान मूवमेंट और अमृतपाल वो सब इश्यूज जो हैं, हम वहाँ पे वो डिस्कस आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सीधा पहले पे आर्टिकल के ऊपर बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल अपना कहता है वी आर सीइंग मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, स्टेडी प्रोग्रेस टुवर्ड्स वेपनाइजेशन CDS। तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ है, जो जनरल अनिल चौहान जी हैं, तो ये इनका ये कहना है कि देखिए भाई, पूरी दुनिया में ना एक तो हथियारों की दौड़ लग रही है। ठीक है, आप यूरोप में आप स्पेशली देख सकते हो, चाइना में देख सकते हो, रशिया में देख सकते हो, इवन इंडिया में भी देख सकते हो, अमेरिका में देख सकते हो, कनाडा को देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हो। तो एक हथियारों की दौड़ लगी हुई है। जब हम लोग वॉर की बात करते हैं तो वॉर के कई सारे फ्रंट होते हैं। वॉर का एक जो इंपॉर्टेंट फ्रंट होता है वो होता है लैंड फ्रंट। ठीक है, जिसमें एक्चुअली में जाके आप लड़ते हो। एक वो होता है वाटर फ्रंट। ठीक है, जिसमें हमारी नेवी वगैरह जो है इन्वॉल्व रहती हैं। एक अपना होता है एयर, जिसमें हमारी एयर फोर्स जाती है। तो ये तीन जो डायमेंशंस होती हैं वॉर की, ये ट्रेडिशनल डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से शेयर कर देता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा फ्रीज हो गया है। ये कन्वेंशनल है, मतलब ट्रेडिशनल जो तीन तरीके होते हैं लड़ाई करने को, यही होते हैं। या तो आप लैंड के ऊपर लड़ें, आप एयर में लड़ें, या फिर वाटर में लड़ें। जो यहाँ पे फोर्थ डायमेंशन है वो है साइबर डायमेंशन। ये फोर्थ नई डायमेंशन है, मॉडर्न डायमेंशन है। लेकिन इसके अलावा एक और डायमेंशन अभी यहाँ पे आ गई है, वो है स्पेस। स्पेस को अभी तक बहुत रेडिकल तरीके से वेपनाइजेशन नहीं हुआ था। हालांकि कोल्ड वॉर का टाइम जब चल रहा था तो अमेरिका ने कोशिश किया था कि स्पेस के अंदर कुछ वेपन्स वगैरह को डिप्लॉय कर दिए जाएं, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को कर दिए जाएं। बट वो बहुत सक्सेसफुल हुआ नहीं और दुनिया भर से अपोजिशन भी हुआ था उसका। लेकिन अब जब ट्रंप भाई साहब आए अमेरिका में तो उन्होंने फिर से कहा, स्पेशली कहा, मीडिया में आके कहा कि स्पेस को भी वेपनाइजेशन करने की ज़रूरत है और फ्यूचर में अमेरिका जो है स्पेस डिफेंस के अंदर भी वर्ल्ड लीडर होना चाहिए। हालांकि उनकी बात को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया गया किसी के द्वारा, इवन उनके खुद के सरकार में बहुत सारे लोगों ने उसका अपोज किया था, क्योंकि आप एक नया फ्रंट ओपन नहीं कर सकते हो यार। ठीक है, ऑलरेडी दुनिया में इतनी समस्याएं चल रही हैं कहीं ना कहीं। तो नया फ्रंट ओपन करेंगे तो ऑफ कोर्स चीज़ें नेगेटिव ही जाएंगी। लेकिन हमारे CDS ने भी कहा है अभी कि देखो यार, इंडिया को भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। राइट, जिस समय से देखो यार, आइडियलिस्टिक होने एक अलग बात है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हो, उटोपिया, अब वो सब चीज़ें करते हो, लेकिन प्रैक्टिकल होने एक अलग बात है। तो आप ऑप्टिमिस्टिक होइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है। और रियल जो सिनेरियो है वो यही है कि चाइना स्पेस के अंदर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इंडिया को भी आने वाले समय में उसके लिए तैयार यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारा जो नेविक, जैसे GPS सिस्टम है, ऐसे हमारा नेविक जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमारी इंटेलिजेंस के लिए, सर्विलेंस के लिए, रिकनेसांस के लिए वो किया जाना चाहिए। क्योंकि ये सब करेंगे ना तो फ्यूचर देख, अभी तो इमीडिएट थ्रेट नहीं है खैर स्पेस से, लेकिन वी नेवर नो, आने वाले 30 40 50 सालों में थ्रेट हो सकता है। और हो सकता है चाइना इतनी कैपेसिटी डेवलप कर ले कि हमारे जो स्पेस के अंदर जो एसेट्स हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं भाई, उनको डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि ऑलरेडी एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाइना के पास काफ़ी अच्छे से आ चुकी है।
टेस्ट हम लोग ने किया था इंडिया ने भी, लेकिन चाइना काफ़ी आगे यहाँ पे निकल चुका है। तो स्पेस को वेपनाइजेशन से बचाने के लिए अब हमारे पास अभी जो है कुछ ट्रीटीज़ हैं वर्ल्ड ओवर। जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी मानी जाती है वो यही है, आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, जो कि कंट्रीज को प्रोहिबिट करता है कि आप स्पेस के अंदर कोई भी न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय नहीं करोगे, या फिर कोई ऐसा वेपन डिप्लॉय नहीं करोगे जो मास डिस्ट्रक्शन वाला होता है, यानी कि एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे रहती हैं, हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स रहती हैं, या फिर जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, आप वो सब नहीं करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मून, चांद के ऊपर भी किसी तरह के वेपन्स को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, ये ट्रीटी कहती है। लेकिन ये ट्रीटी ऐसा बाइंडिंग नहीं है, तो इसका आराम से वायलेशन हो सकता है और हो भी रहा है। इंडिया इज ए पार्टी टू द, तो इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू द आउटर स्पेस ट्रीटी, तो इंडिया भी इसका पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा छोटी छोटी कुछ ट्रीटीज और भी हैं। रेस्क्यू अग्रीमेंट ऑफ 1968, स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 एंड मून ट्रीटी 1979। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, कोपस जिसको बोलते हैं, कोपस, oversees this treaty and other question of the space treaty. None of these, however, prohibits एंटी सैटेलाइट मिशन ऑफ द वेरियस। तो ये जितनी भी ट्रीटी है ना, ये एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को प्रोहिबिट नहीं करती हैं, और इसीलिए अमेरिका ने तो खरी टेक्नोलॉजी बहुत पहले ही डेवलप कर ली थी, अमेरिका और रशिया ने तो। चाइना ने भी रिसेंटली कई सारे एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स वगैरह को टेस्ट किया था। इंडिया ने भी 2019 में पहली बार एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था, विच वॉज सक्सेसफुल ऑल्सो। तो इस समय चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, 4 कंट्रीज़ के पास एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ गई है। हालांकि हमारी अभी टेस्टिंग ही चल रही है, बट कुछ ना कुछ तो कम से कम हमने शुरुआत यहाँ पे किया है, राइट। वो सब चीज़ें हैं। 2019 में ही जब इंडिया ने टेस्ट किया था, तो उसके बाद में हम लोगों ने 2 नई जो है एजेंसीज बनाई थी, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DSRO और डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA। DSRO का मेन फंक्शन होता है रिसर्च करना, और जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है इसका मेन मकसद होता है डिफेंस, यानी कि कॉम्बाट कमांड जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काम करती है उसके जैसा काम करना, मतलब स्पेस में डिफेंस वगैरह के रिगार्डिंग बेसिकली वो रहता है, राइट। ये चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया ने 2019 में स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज भी की थी, जिसमें हमारी बहुत सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो आई थी, और हमने चेक किया था हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसी है, रिकन्नेसांस जो सैटेलाइट है वो कैसे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली कुछ शुरुआत इंडिया ने भी यहाँ पे की तो है, बट जैसे हमारे CDS का कहना है कि इंडिया नीड्स टू डू मोर इन दिस रिगार्ड। चलिए, अनफेज्ड इंडिया टू होल्ड G20 इवेंट, तो कितना अच्छा वर्ड है अनफेज्ड। अनफेज्ड का मतलब होता है कि भैया जब आपके ऊपर बाहर से बहुत सारे प्रेशर पड़ रहे हो लेकिन यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड, यू आर स्टेबल, ठीक है, उसका मतलब होता है अनफेज्ड। इंडिया टू होल्ड G20 इवेंट इन लेह, तो लेह के अंदर हम लोग ये करने वाले हैं। और लेह इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द चाइना। तो चाइना के प्रेशर करने के बावजूद भी वहाँ पे जो चीज़ें हुई पिछले साल, वो पिछले से पिछले साल भी हुई हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे होने के बावजूद भी इंडिया लेह के अंदर G20 का इवेंट करने वाला है। तो चाइना की वार्निंग को इग्नोर करते हुए इंडिया कह रहा है कि भैया देखो, ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है, मेरी अपनी टेरिटरी है, ठीक है, आप इसको डिस्प्यूटेड मानते हो, डजेंट मैटर, बट ये मेरा अभिन्न अंग है, तो मैं तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो यूथ 20 की जो ऑफिशियल कंसल्ट मीटिंग है बेसिकली वो यहाँ पे होने वाली है, और G20 का एक यंग, एक यूथ, एक ग्रुप भी होता है जिसे हम लोग Y20 कहते हैं, Y20 यूथ 20, ठीक है, जिसके अंदर जो यंग लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दे एक्सचेंज देयर आइडियाज, दे आर्ग्यू, दे डिबेट, दे डिस्कशन, नेगोशिएट, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। बेसिकली फ्यूचर जनरेशन को तैयार करने का तरीका होता है। G20 के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये मैंने अपनी जो इंडिया की वेबसाइट है G20 उसी से मैंने स्क्रीन शॉट लेके आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है। इसका है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये है भैया इसका लोगो, आपको पता होना चाहिए। चलिए, जो कल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे दोनों का आंसर आपके सामने है, 1 एंड 3 एंड नीदर 1 एंड 2, ये थोड़ा आप देख सकते हो, कल वाले क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स इन द डार्क ऑन सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन 2024। देखिए सर, यहाँ पे यूपीएससी का ज़्यादा मेंशन किया नहीं है और वो ठीक ही है, लेकिन अगर आप जेई के एग्जाम की बात करें, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जेई वाला, या फिर आप नीट के एग्जाम की बात करें, या फिर आप क्लैट के एग्जाम की बात करें, या फिर जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, आजकल तो करने लग गए, ठीक है, इन एग्जामिनेशंस के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये वाले,
यहाँ पे एनसीईआरटी को एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन माना जाता है। इवन यूपीएससी तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप यूपीएससी भी मेंशन कर सकते हो। आप सबको पता है एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। एनसीईआरटी सिर्फ कंटेंट नहीं देती है हमें, एनसीईआरटी से बहुत बार डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता भी है। और इसी तरह से जो जेई हो गया, नीट और ये सब एग्जाम होते हैं, यहाँ पे भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इवन यहाँ का तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बोर्ड होते हैं वो तो एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं कंटेंट के लिए, क्योंकि ये एग्जाम ना स्कूल के बाद होते हैं और स्कूल में बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ऑथेंटिक सोर्स होता है इन एग्जाम्स के लिए। अब बात यह है कि सिलेबस सरकार ने चेंज कर दिया, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह को डिलीट कर दिया, कुछ चैप्टर्स को अंदर मॉडिफाई कर दिया। अब ये पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि जो न्यू एनसीईआरटी आई है सिलेबस चेंज होने के बाद, क्या वो कंटेंट एग्जाम में पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर पहले से जो पूछा जा रहा था वो पूछा जाएगा। अब सोच के देखिए, गरीब बच्चा है, वो अपनी तैयारी करता है, मार्केट से नोट्स लेके आता है और एनसीईआरटी के ऊपर भरोसा करता है, रिलाय करता है कि मुझे यहाँ से कंटेंट आ जाएगा और मेरे एग्जाम में जाके तैयारी कर लूंगा। लेकिन अभी एनसीईआरटी की वैल्यू कम हो गई क्योंकि सिलेबस आपने रिड्यूस कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन अभी भी पहले वाले पैटर्न से आएंगे, तो बच्चा मजबूर हो जाएगा कोचिंग करने के लिए। जिसके पास पैसा है वो तो ले सकता है कोचिंग, लेकिन जो बच्चा बेचारा एनसीईआरटी के ऊपर ही रिलाय कर रहा था इतने सालों से, उसके ऊपर तो फिर फालतू का फाइनेंशियल बर्डन आ गया ना कोचिंग वगैरह का। चलिए ये तो चीज़ एक अलग होगी जिसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अभी जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कोटा से कोचिंग करते हैं, दिल्ली से कोचिंग करते हैं, लोकल सिटी से कोचिंग करते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होते हैं, है ना, लेकिन किसी स्कूल में डमी एडमिशन्स ले लेते हैं। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का डमी इन इंस्टीट्यूट्स के साथ। तो जब उनको प्रैक्टिकल वगैरह देना होता है, पेपर देने होते हैं, वो जाके दे लेते हैं, अदरवाइज कोचिंग में कोचिंग करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स ये कह रहे हैं कि भैया हम तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे जो सरकार ने नई चेंज करके दी हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट तो उससे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे वो बच्चा अगर कोचिंग कर रहा है तो उसको डिफरेंट कंटेंट पढ़ाया जाएगा। अगर वो बच्चा स्कूल का एग्जाम देता है तो उसको डिफरेंट कंटेंट पढ़ाया जाएगा। पहले बच्चे को बेनिफिट हो जाता था क्योंकि वो जो एनसीईआरटीज हैं वो कोचिंग में भी कवर करते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और वही स्कूल में भी होता था। अब स्कूल में सिलेबस अलग हो गया, कोचिंग का सिलेबस अलग हो गया, तो जो बेसिकली गरीब बच्चा है यहाँ पे वो मारा जाएगा और फाइनेंशियल बर्डन रहेगा। इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो सरकार से पूछ रहे हैं कि साहब आप इस पे भी अपना जो है स्टैंड प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनसीईआरटी के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार देखते हैं उस पर क्या जवाब देती है। बट यस, ये थोड़ा सा लीगल अच्छा कंसर्न है बेसिकली, बहुत ज़बरदस्त वाला, है ना, और इसको जल्दी सोल्व किया भी जाना चाहिए। खैर, IMD मतलब इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट्स नॉर्मल मॉनसून एज एल नीनो इफेक्ट लूम्स लार्ज दिस ईयर। हालांकि नॉर्मल नहीं है ये, देखिए मतलब जो हमारा यूजली नॉर्मल होता है, अपना जो इंडिया का नॉर्मल एवरेज रेनफॉल है वो 87 सेंटीमीटर होता है पर ईयर। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी रीजनल वेरिएशंस होती हैं, कहीं कहीं पे ये 250 प्लस भी होता है, कहीं कहीं पे ये 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। बट ओवर एन एवरेज आप ये मान सकते हो जून जुलाई अगस्त सितंबर इन 4 महीनों में 87% सेंटीमीटर इज द एवरेज रेनफॉल दैट इंडिया रिसीव्स। अगर इससे 4% कम हो जाता है तो उसको भी IMD नॉर्मल ही मानता है। तो IMD ने यह कहा कि भैया इस बार क्योंकि एल नीनो हो गया है, उसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल थोड़ा सा कम हो सकता है। थोड़ा कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। स्पेशली अगस्त और सितंबर के महीने में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, खासकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे रेनफॉल जो है थोड़ा सा ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो तैयार रहें, इस बार मानसून अगस्त सितंबर के महीने में थोड़ा सा कम होने वाला है। तो ये एक्चुअली मतलब पर्सनली आपको बताऊं कि ये आर्टिकल ऐसा आर्टिकल आया है आज जिसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब मजबूरी में मुझे मैं लाइन काट ही नहीं पाया, सारी लाइन मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ी, बट आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए क्या होता है, पहले तो आपको थोड़ा ये बताता चलूँ, ये पुराना आर्टिकल था। IMD के बारे में तो खैर पढ़ ही लोगे, ये पुराना कंटेंट है, ठीक है। ये कुछ इस लास्ट ईयर का है, मुझे स्लाइड कहीं से मिल गई थी तो मैंने आपके लिए डाल दी है। लेकिन ये वाले कंटेंट के लिए डाली है स्पेशली, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप छोड़ दो फिलहाल के लिए, लास्ट ईयर वाला है, ये आप पढ़ सकते हो इधर से, ठीक है। तो IMD जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज का यूज़ करता है
ये फोरकास्ट करने के लिए मानसून कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, वो सारी चीज़ें। लॉन्ग टर्म का मतलब आप यहाँ पे 50 ईयर्स मान सकते हो, ठीक है। लॉन्ग पीरियड एवरेज इज द एवरेज रेनफॉल रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द 50-ईयर पीरियड। तो 50 साल की एवरेज निकाली जाती है, उसके बेसिस पे सब कुछ होता है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी जो है बनाई गई है। नॉर्मल और नियर नॉर्मल रेनफॉल क्या होता है? ये होता है अगर जो अपनी लॉन्ग पीरियड जो एवरेज होती है उससे 10% प्लस या माइनस हो जाता है, यानी कि रेनफॉल बिटवीन 96 टू 104% ऑफ LPA, मतलब यहाँ पे 87 सेंटीमीटर आप कह सकते हो, इसे हम लोग नॉर्मल रेनफॉल मानते हैं। लेकिन अगर ये 1.4 या 110% होती है नॉर्मल से, मतलब 87 से, तो इसे हम लोग अबव नॉर्मल मानते हैं। अगर ये 90% से कम होती है तो इसे डेफिशिएट मानते हैं, और अगर 110% से ज़्यादा होती है तो इसे एक्सेस माना जाता है। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन होती हैं रेनफॉल की। इस साल कितना आया है? ये वाला फर्स्ट वाला, नॉर्मल एंड नियर नॉर्मल। मतलब रेनफॉल इस बार इंडिया में थोड़ा सा कम होगा, 96 होगा, और आपको यहाँ पे देख ही सकते हो 96 को हम लोगों ने नॉर्मल वाली कैटेगरी में रखा हुआ है। तो इसका सबसे प्राइमरी रीजन जो माना जा रहा है वो है एल नीनो। तो देखिए ये कंटेंट तो ऑलरेडी आपको डिस्कस मैंने कर ही दिया है। 96% होगा इस बार लॉन्ग पीरियड एवरेज का, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। एल नीनो होगा इस बार। अब देखिए एल नीनो के बारे में इन्होंने कई अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बोली हुई हैं, अच्छी वाली बढ़िया, जिसको आप अपने ज्योग्राफी के बेसिक कंटेंट में भी जो है डाल सकते हो। क्या कहता है? 1951 से लेके 2022 के बीच में अब तक 15 बार एल नीनो हो चुका है, ठीक है। नॉर्मल एल नीनो जिसमें टेम्परेचर जो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इंक्रीज हुआ था, और जब टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है तो मॉनसून थोड़ा सा वीक होता है। इसका ये कहना है, इस आर्टिकल का ये कहना है कि जब जब एल नीनो होता है तो 60% केसेस में मॉनसून वीक होता है। हर बार नहीं होता है, 60% केसेस में होता है, ठीक है। 40% केस में नॉर्मल रहता है, कभी कभी किसी किसी केस में अबव नॉर्मल भी हो सकता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एल नीनो देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो इंपैक्ट करते हैं हमारी मॉनसून को। ये चीज़ हो गई। तो देखिए ने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं, 9 ऑफ दीज ईयर्स, मतलब इन 15 सालों में से 9 साल ऐसे रहे हैं जिसमें मॉनसून बिलो नॉर्मल रहा है, बाकी वो नॉर्मल रहा है। 2015 में स्ट्रॉन्ग एल नीनो हुआ था, स्ट्रॉन्ग वाला एल नीनो हुआ था, जिसमें इंडिया का जो मॉनसून है वो 14% तक कम हो गया था। 2018 में मॉनसून एल नीनो आया था, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा जो मॉनसून है वो 7.4% कम हो गया था। इस बार मॉनसून फिर से आ रहा है, और वो कितना स्ट्रॉन्ग आएगा वो तो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन आएगा ज़रूर। खासकर अगस्त और सितंबर के महीने में तो यहाँ पे बारिश कम होगी, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पे चीज़ बोली हुई है। और इन्होंने क्या यहाँ पे बोला है, जो बढ़िया बढ़िया सी चीज़ इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है। सिंस 2019 इंडिया हैज़ बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ला नीना। पिछले 3 साल से इंडिया के मजे आए हुए थे, क्योंकि मानसून जो है वो अबव नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ला नीना फिनोमिना था। लेकिन इस बार भैया होगा एल नीनो, तो इस बार चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं, राइट। लेकिन क्या सारी चीज़ें इतनी गलत होंगी? ऐसा जरूरी नहीं है। एल नीनो के नेगेटिव इम्पैक्ट को कुछ चीज़ें काउंटर कर सकती हैं, और वो एल नीनो के नेगेटिव इम्पैक्ट को न्यूट्रल कर सकती हैं, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल। इस बार हो सकता है इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहे, और जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहता है तो एल नीनो का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक तरफ एल नीनो है, एक तरफ इंडियन ओशन डाइपोल है। एल नीनो मानसून को वीक करने की कोशिश करेगा, और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है मानसून को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। तो दोनों का प्लस माइनस करके जो इम्पैक्ट आएगा वो बात की बात है, लेकिन यस, इस बार ऐसा हो सकता है। तो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। देखिए डाई का मतलब है टू, और पोल का मतलब है पॉइंट्स, तो डाई मीन्स टू। तो डाइपोल इज बेसिकली 2 पॉइंट्स इन आवर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के ईस्ट साइड में और इंडियन ओशन के वेस्ट साइड में, मतलब अरेबियन सी और इधर वो जो बे ऑफ बंगाल वाला वो इधर वाला जो पार्ट आता है, इन 2 पॉइंट के बीच में हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसलिए इसको डाइपोल बोलते हैं। प्रेशर मेजर नहीं करते हैं, ध्यान दो। प्रेशर वाला केस एनसो वाला होता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, वहां पे प्रेशर मेजर किया जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया जाता है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में। अब पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है? जब वेस्टर्न इंडियन ओशन कोल्ड होता है और ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है वार्म होता है, उसे बोलते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। जब अरेबियन सी वाला हिस्सा गर्म होता है, वेस्टर्न वाला, और ईस्टर्न वाला ठंडा होता है,
इसे बोलते हैं पॉजिटिव फेज यानी कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। इसे पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाला इधर वाला पानी गर्म होता है तो इससे ज़्यादा इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन होती है तो एयर के अंदर मॉइस्चर जो है ऐड होता है, और जब मॉनसून विंड चलती हैं इंडिया की तरफ तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हमारी मॉनसून विंड के अंदर होता है, जिससे हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफॉल होता है। तो एक तरफ तो है अपना एल नीनो, दूसरी तरफ है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, तो एक दूसरे के फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एल नीनो क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन होता है। ये फिनोमेना पैसिफिक ओशन के अंदर होता है। एक ऑस्ट्रेलियन साइड होती है, एक साउथ अमेरिकन साइड होती है। यूजली क्या होता है नॉर्मल सिनेरियो में, जो यहाँ वाला वाटर होता है साउथ अमेरिका वाला, ये कोल्ड होता है, यहाँ पे कोल्ड करंट चलता है, और यहाँ पे जो है वार्म करंट चलता है, तो ये वार्म वाटर होता है। ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। एल नीनो ईयर में उल्टा हो जाता है। साउथ अमेरिका वाली साइड में यहाँ का जो कोल्ड करंट था वार्म हो जाता है, और इधर जो है पानी जो है वो कोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। तो ये जो उसकी वजह से जो पूरा सिनेरियो होता है, ये अपना जो साइकिल यहाँ पे होता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से जो इंडियन ओशन के अंदर जो मानसून विंड्स चलती हैं, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये अपना होता है बेसिकली एल नीनो ला नीना। आपको तो मैं यही कहूँगा कि देखिए इसमें टाइम लगता है ना, ये करंट अफेयर का टॉपिक तो नहीं है, स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। तो थोड़ा सा यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियो देख सकते हो, अपनी एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो, या फिर आपने क्लासेस वगैरह प्रॉपर्ली ज्वाइन की हुई हैं तो वहाँ पे तो टीचर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। बट यस, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अब यह सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया का जो है वो तीनों साइड से पंगा चल रहा है। एक तरफ यमन के साथ, एक तरफ ईरान के साथ, एक तरफ सीरिया के साथ। सीरिया में तो सिविल वॉर चल रहा है कितने सालों से, है ना, 8-10 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया इसराइल और यूएसए के साथ और इवन टर्की के साथ मिलके जो सीरिया में जो असद हैं उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया का यहाँ तो एंगेजमेंट है। ईरान के अंदर तो आपको सीधा सा पता है, डायरेक्ट एंगेजमेंट तो खैर नहीं है ईरान के साथ, लेकिन प्रॉक्सी वॉर चलता है खासकर यमन में। यमन के अंदर जो ह्यूथीज़ हैं, हुथी, ठीक है, ये शियाज हैं, और इन्होंने ईरान के सपोर्ट से यमन की जो कैपिटल है सना, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। सऊदी अरेबिया, इसराइल और यूएसए, ये तीनों मिलके जो है ह्यूथीज़ के अगेंस्ट में ड्रोन एक्शन करते हैं, एयर एक्शन करते हैं। सऊदी अरेबिया कोशिश तो कर रहा है, लेकिन भैया ह्यूथी जो है भारी पड़ गए हैं। और आप ये भी चीज़ देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है सऊदी अरेबिया के बहुत सारे जो है ऑयल वेल्स हैं, ठीक है, जहाँ से वो ऑयल वगैरह निकालता है। हुथी रेबल जो है वो यमन से जो है सीधा ड्रोन से अटैक करते हैं, इनके पास मिसाइल्स वगैरह भी हैं, और सऊदी अरेबिया को यहाँ पे खतरा है। कई सारे अटैक हो चुके हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर, इवन उसकी कैपिटल के ऊपर भी हो चुके हैं। तो इधर से इनको टेंशन है भाई, ठीक है। ईरान को ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे तो वैसे ही इनसे वो हैंडल नहीं हो रहा है। सीरिया में ऑलरेडी सीधी सीधी सी बात है, सीरिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? एक तरफ से रशिया सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ से चाइना सपोर्ट कर रहा है, और एक तरफ से ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें असद जो भाई साहब हैं वो भी भारी पड़ रहे हैं इनके ऊपर। तो सऊदी अरेबिया इस तरह में कई सारी जगह से टेंशन से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। तो इसके उसकी जो पावर है, जो रसूख है, वो थोड़ा सा डाउन जा रहा था। हालांकि सऊदी अरेबिया अभी भी एक मिडिल ईस्ट के अंदर बिगेस्ट पावर में से मानी जाती है, ईरान भी एक बड़ी पावर है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मित्र था सऊदी अरेबिया का वो था यूएसए, ठीक है। यूएसए वाज द ग्रेट अलाई, क्योंकि डिफेंस वगैरह के लिए सऊदी अरेबिया जो है यूएसए के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। 90% से ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट है सऊदी अरेबिया के, वो अमेरिकन जो है वो वेपन्स हैं। अब यूएसए की जो है प्रायोरिटी कम हो गई मिडिल ईस्ट में, क्योंकि यूएसए का ध्यान चला गया यूक्रेन की तरफ, यूएसए का ध्यान चला गया भैया ताइवान की तरफ, यूएसए का ध्यान गया हुआ है इंडो पैसिफिक की तरफ। तो ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा भी कम प्रायोरिटाइज हो गया है। देख कंप्लीटली उन्होंने नहीं छोड़ा है इसको, ठीक है। अभी भी जो 5th फ्लीट है यूएसए की वो यहीं पे है, और हजारों की संख्या में यूएसए के जो सोल्जर्स हैं ऑन ग्राउंड वो अभी भी वहाँ के जो मिलिट्री बेस बने हुए हैं, नेवल बेस बने हुए हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो कंप्लीटली तो डीकपल नहीं किया अपने आप को, बट यस इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हुआ है ऑफ कोर्स। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब चाइना तो अपने आप में भैया वर्ल्ड लीडर यहाँ पे बनता ही जा रहा है, बनता जा रहा है, बन ही गया, इसमें कोई ऐसा डाउट ही नहीं है अब। तो चाइना ने, अब चाइना जो है सऊदी अरेबिया का भी खासम खास है और ईरान का भी खासम खास है, क्योंकि दोनों से बहुत ज़्यादा ऑयल ये लेता है। और भैया पैसे की सारी बात है, सीधी सी बात है, राइट। पैसा है तो सब कुछ है। तो चाइना ने कहा कि भाई काहे लड़ रहे हो आपस में यार आप, ठीक है, आप सिनेरियो देखिए, आपस में लड़ते रहेंगे दो बिल्लियाँ तो बंदर आके बीच में फ़ायदा उठा जाएगा। तो ऐसा करो आप दोनों आपस में ही जो है हाथ मिला लीजिए, हैंड शेक कर लीजिए,
और जो हुआ पास्ट में उसको भूल जाइए। अभी जो है नए तरीके से शुरुआत करते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। तो ये इनका इस समय आइडिया यहाँ पे चल रहा है। वन मोर थिंग, सऊदी अरेबिया, एक तो देखो यूएसए से डिप्लोमेटिक और मतलब जो चीज़ें चल रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया को पैसा भी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये पता है कि वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता हमेशा के लिए। तो वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे लगा रहा है सऊदी अरेबिया, जस्ट लाइक दुबई। और उसके लिए उसको पैसा भी चाहिए बहुत ज़्यादा। पैसा कहाँ से आएगा? ऑयल से आएगा। ठीक है। तो इस समय क्या हुआ, और ये सऊदी अरेबिया और रशिया, ये दोनों ही ओपेक प्लस का पार्ट हैं। इन्होंने क्या किया, अमेरिका की धमकी के बावजूद ऑयल की सप्लाई को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ऑयल की सप्लाई अगर रिड्यूस होगी तो प्राइस हाई होगा। तो रशिया को भी पैसा चाहिए, उसको तो बेनिफिट है ही, और सऊदी अरेबिया को पैसा चाहिए, इसने इसने सप्लाई को डाउन कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है। सऊदी अरेबिया को चारों तरफ से खतरा था, वो भी एक चीज़ है। उसका जो यहाँ पे डोमिनेंस था वो थोड़ा वीक हो रहा था। अमेरिका ने यहाँ से जो है थोड़ा डीप्रायोटाइज कर दिया है, और चाइना दोनों का एक अच्छा मित्र है, तो सऊदी अरेबिया को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है चारों तरफ से। बट ये कहना कि भाई कितने लंबे समय तक वो चलेगा वो थोड़ी देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल तो चीज़ें ऐसी ही नज़र आ रही हैं कि कुछ ना कुछ ठीक होगा। हालांकि सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका से बिल्कुल उसने दुश्मनी मोल ले लिया एंड ऑल दैट, नहीं नहीं, अभी भी पूरा डिफेंस सऊदी अरेबिया का अमेरिका पे ही डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि हाँ, अब वो उतना प्रेशर में नहीं आ रहे हैं जितना पहले आ रहे थे, खासकर जब से सलमान जो है वहाँ पे आए हैं, उसके लीडर बने हैं, किंग बने हैं सऊदी अरेबिया के, तब से चीज़ें थोड़ी ऐसी हो रही हैं। क्योंकि बाइडेन के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती नहीं है बेसिकली। ट्रंप के साथ फिर भी ठीक था, लेकिन बाइडेन के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इसराइल का भी बहुत बड़ा इशू है। इसराइल और सऊदी अरेबिया की ऑफ कोर्स आपस में बनती नहीं है, लेकिन इसराइल इज़ ऑल्सो द ग्रेटेस्ट अलाई ऑफ यूएसए। और अभी इसराइल में फिर से इश्यूज चल रहे हैं वेस्ट बैंक वगैरह को लेके। लेबनान ने कई सारी मिसाइलें इसराइल के ऊपर डाली, इसराइल ने कई लेबनान के ऊपर डाली, वेस्ट बैंक में इशूज चल रहे हैं। इसराइल और ईरान का अलग से जो है यहाँ पे एक एंगल बनता है। तो इन सारी चीज़ों की भसड़ में बेसिकली क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है किसी को भी, कि भैया जो ऊँट है कौन सी करवट बैठेगा। तो सऊदी अरेबिया को तो किसी ने सोचा नहीं था सपने में भी सऊदी अरेबिया ईरान के साथ ऐसा कुछ करेगा। इतने इतने सालों की लड़ाई है, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। अब वो कितना चलेगी वो एक अलग बात है, लेकिन आपस में हैंडशेक करना, एक टेबल पे आना, यार एक वो भी बड़ी बात है ना। तो और इवन अब सऊदी अरेबिया के कुछ ऑफिशियल्स और ईरान के ऑफिशियल जो है इन हूथी रेबल से भी मिले थे अभी लास्ट वीक, और इन्होंने कहा था भाई देखो आप भी पीस थोड़ा मेंटेन करिए, क्योंकि जब हम लोगों ने हाथ मिला लिए हैं तो आप भी थोड़ा सा माहौल अच्छा करिए, एक सीज फायर वगैरह करिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं भैया। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग बात है। इंडिया का क्या यहाँ पे पर्सपेक्टिव बनता है। इंडिया तो देखो यार सऊदी अरेबिया का भी खास है, और इंडिया जो है ईरान का भी खास है। हालांकि ईरान से अभी इतना ऑयल हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन ईरान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन है। अमेरिका के दबाव के बाद हम लोगों ने बेसिकली ईरान से ऑयल को कम किया था। लेकिन अगर इनके रिलेशन आपस में अच्छे होते हैं और अमेरिका का प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो डेफिनेटली हम लोग ईरान के साथ फिर से बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं, और वहाँ पे पोर्ट्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं। तो इंडिया को तो बेनिफिट ही है यार, ऐसे देखा जाए तो सबको बेनिफिट है अगर मिडल ईस्ट में शांति कायम रहती है। इवन अमेरिका ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि सऊदी अरेबिया ईरान साथ हमें आए हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, टेंशन कम होगी दुनिया में। तो सारी चीज़ें मिलके हैं। चलिए जी, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहो तो सेपरेटली पढ़ सकते हो, लेकिन जो कहानी मैंने आपको बताई बेसिकली हर लाइन वो यही है। इतनी बार मैंने इसको आर्टिकल को कर लिया, मुझे वैसे ही याद हो गई है सब चीज़ें। तो बट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पंजाब बिवेयर द आईडीज ऑफ मार्च, ये क्या कहता है देखिए। पंजाब के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, पिछले कुछ समय से, तो उसके बारे में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल यहाँ पे दिया है। और मिस्टर एम के नारायण, ये एक फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। तो भाई इतने बड़े आदमी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं, तो और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। तो इतना बड़ा आदमी जिनकी इतनी एक्सपर्टीज़ है ना, इंटेलिजेंस में और इंटरनल सिक्योरिटी में, अगर ये अपने आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमारी क्या ही, हम लोग हमारी क्या ही मिजाल होती है कि इनके आर्टिकल को इग्नोर करें, है ना। तो इतना बड़ा आदमी हमें बता रहा है कुछ, तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं सर, हमें क्या बता रहे हैं? सर हमें ये बता रहे हैं कि पंजाब में जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। जो चीज़ें हम लोगों को लगा था कि कुछ दशकों पहले हम लोगों ने पीछे छोड़ दी हैं, वो दोबारा से अपना सर उठा रही हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खालिस्तान की, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पंजाब में ही नहीं, बल्कि जो सिख डायस्पोरा इंडिया से बाहर रहता है, कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, वहाँ पे भी जो है पिछले कुछ समय से काफ़ी टेंशन्स नज़र आ रही हैं।
और जिसका एक विजिबल जो रूप सामने आता है वो आता है अमृतपाल के फिनोमिना के रूप में। ठीक है, एमरजेंस ऑफ अमृतपाल इज न्यू बट वाई दिस फिनोमिना, अभी ऐसा क्यों नजर आ रहा है और क्या हम लोग कर सकते हैं। पहली बात इन्होंने ये बताया कि देखिए जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स और जो इंडियन वहाँ पे हमारी एम्बेसीज वगैरह हैं उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। इवन वहाँ पे रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं। हिंदू कम्युनिटीज़ के ऊपर अटैक हुए, यूके के अंदर कुछ टेम्पल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय किया गया कुछ रेडिकल यूथ्स के द्वारा वहाँ पे। तो एक तो वो चीज़ें जो हैं ख़राब हो रही हैं। ठीक है, हालांकि वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो ऑफ कोर्स दो चार लोग ही होते हैं, अगर आप मतलब 1-2% लोग टाइप की, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं ना यार वो लोग। तो एक तो इन्होंने ये कहा कि 70s और 80s वाला जो कंडीशन है वो तो इंडिया में खैर नहीं आएगी, वो तो एक बहुत डार्क एरा था उस समय में। लेकिन अभी जो कोर ग्रुप है प्रो खालिस्तानी, जैसे सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट एंड ऑल दैट, इनके जो लिंक अगर अभी नज़र आ रहे हैं वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। पंजाब में इनके डायरेक्ट लिंक्स नजर आ रहे हैं अभी, अमृतपाल वाला केस आप देख ही सकते हो, राइट। द रियल कॉज फॉर द कंसर्न इज दैट द करंट सिक्योरिटी डिस्पेंशन डज नॉट अपीयर टू हैव लर्न द लेसन फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। पास्ट में हम लोगों ने मिस्टेक पता क्या किया था, जब चीजें हाथ से बहुत ज्यादा निकल गई थी, भिंडर वाले की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकल गई थी। भैया वो गोल्डन टेम्पल में हथियार लेके बैठ गए थे। वहाँ पे जो है कम्युनल वायलेंस हो रहे थे पंजाब के अंदर। जब सिचुएशन हद से ज़्यादा निकल गई तब जाके सरकार ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और तब तक बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। अगर लोग शुरुआत में ही सरकार उस चीज़ को भाँप लेती और एक्शन ले लेती, भिंडर वाले को अरेस्ट करती या जो भी होता, तो शायद चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होती। ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं करना पड़ता और वो सारी चीज़ें फिर बाद में हमारी प्राइम मिनिस्टर की भी डेथ हुई। डेथ क्या, उनको मार दिया, मर्डर हुआ उनका। वो सारी चीज़ें शायद यहाँ पे नहीं होती। तो इस बार पुलिस को प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए था, जो इस बार भी पुलिस से चूक हो गई है। वो सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अवॉइड ट्रीटिंग ऑल दिस हैपनिंग नाउ इन द फॉरेन कंस्पिरेसी। ये कहना सरकार को छोड़ना चाहिए कि अरे इसमें तो पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है। आप उनके ऊपर ब्लेम डाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकते भाई, सीधी सी बात है। अब खुद को भी यहाँ पे स्टेप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रियल इशू आपके यहाँ पे हो सकता है, हर चीज़ आप उनको नहीं कह सकते। तो प्रायोरिटाइज इंटेलिजेंस एनालिसिस। इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे फेलियर नजर आ रहा है साफ साफ। सर का ये कहना है कि देखिए भाई, एक तो इंटेलिजेंस ना आजकल, इंटेलिजेंस बड़ा मॉडर्न सा वर्ड हो गया, बड़ा फैंसी सा वर्ड हो गया। जिस तरह से आज के जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वो हे बेबी नहीं, कौन सी मूवी, बेबी कौन सी थी वो, अक्षय कुमार वाली मूवीज आई थी, और ये वॉर मूवीज, पठान, इस टाइप की फिल्मों में जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज के एजेंट्स को दिखाया जाता है, रॉ एजेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें उनके पास मॉडर्न गैजेट्स होते हैं और सैटेलाइट्स एंड ऑल दैट, दुनिया भर की फ्यूचरिस्टिक वेपन्स होते हैं। बोला ऐसा कुछ नहीं होता रियल में। रियल में आपके पास हार्ड कोर डेटा होता है। उस डेटा को आपको घंटों घंटों तक बैठ के एनालाइज करना पड़ता है। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देखनी पड़ती हैं। उस डेटा को एनालाइज करने के बाद आपको पॉलिसी मेकर्स को बताना होता है कि साहब ये सिचुएशन चल रही है, आप बताइए क्या एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो का तो काम यही होता है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम एक्शन लेना नहीं है, उसका काम बेसिकली क्या है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराना। अब वो एक्शन बाद में लिया जाता है। तो यहाँ पे हमसे कुछ गलतियाँ हो गई। गलतियाँ ये हो गई, पहली बात तो जो देखिए फार्म प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, तो फार्मर्स का जो सेंटिमेंट है वो नहीं समझ पाए हम लोग, ठीक है, क्योंकि जो किसान हैं धीरे धीरे देखिए पूरी दुनिया जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ जा रही है। तो किसान जो पहले 20 साल पहले, 15 साल पहले पंजाब में हुआ करता था, आज के टाइम में किसान की वो इनकम नहीं है। और जिस तरह से पंजाब के अंदर रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे हैं, स्पेशली दलित्स के जो क्रिश्चियनिटी के अंदर हो रहे हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन के बीच में एक एक भावना तो है कहीं ना कहीं, और उसका बेनिफिट फिर जो है यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें, तो बिलो द सरफेस क्या हो रहा है, ये हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो समझ नहीं पाई। अमृतपाल जब भीड़ लेके आया वहाँ पे, जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो अटैक हुआ, वो सारी चीज़ें, उससे पहले जब वारिस पंजाब दे, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया अमृतपाल को, राइट। ये वारिस पंजाब दे जो है खुल्लम खुल्ला खालिस्तान की डिमांड करते हैं, तब भी हमारी इंटेलिजेंस को जो है भनक नहीं लगी। इवन जो हमारा सिख डायस्पोरा है जो बाहर कंट्रीज़ में रहता है, उसकी इंटेलिजेंस भी हम लोगों को नहीं मिल पाई। फिर बाद में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते थे जिनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो
क्या फेलियर ही रहा एक तरह से, उस हम लोग समझ नहीं पाए। फिर जो रेड फोर्ट में जो हुआ इंसिडेंट, वो सारी चीज़ें मिला के, तो बेसिकली ये है कि कई जगह पे यहाँ पे इंटेलिजेंस का फेलियर भी नज़र आता है। अगर वो पहले से समझ जाता है कि सरफेस के नीचे क्या चल रहा है, तो पहले से एक्शन लिया जा सकता था। अब इसमें देखिए गवर्नमेंट का एक अपना आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन ये सर का ऐसा मानना है कि हर चीज़ हम लोग पाकिस्तान, आईएसआई, वो सब यहाँ पे अपने को नहीं बोलना चाहिए। हमेशा यही नहीं कहना चाहिए कि अरे ये तो वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी है, सारी दुनिया इंडिया के अगेंस्ट में ही कॉन्स्पिरेसी कर रही है, ब्रिटेन वाले भी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वाले भी। यार वो ठीक नहीं है, ये सब फेक न्यूज़ है। ठीक है, सिख कम्युनिटी जो बाहर रहती है और इंडिया में जो रहती हैं स्पेशली, आपका कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। अभी भी ठीक, ऐसा नहीं है कि एक्शंस बहुत लेट हुए हैं, ऐसी बात भी नहीं है, एक्शन टाइम से ही हुआ है। लेकिन अभी तो अमृतपाल पहली बात तो पकड़ा नहीं गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार चाहते है कि अमृतपाल को ना पकड़े, सरकार चाहते है कि अमृतपाल जो है वो धीरे धीरे पाकिस्तान चला जाए। क्योंकि पाकिस्तान अगर एक बार चला गया अमृतपाल, तो सारा ब्लेम हम लोग क्या बोल सकते कि वो तो आईएसआई से मिला हुआ था, तो फिर उसको हम एज अ टेररिस्ट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो पूरी मूवमेंट अपने आप ही डाउन चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से अगर लिंक पकड़े गए अमृतपाल के, तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी बहुत सारी। तो मे बी, आई डोंट नो, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट सर ने खैर ऐसा कुछ नहीं कहा है। एक दो मेरे फ्रेंड जो हैं दे वर टेलिंग दिस ऑल्सो। तो ये भी एक तरह का चल रहा है मार्केट में कि अब सरकार जानबूझ के अमृतपाल को नहीं पकड़ रही है। खैर, तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि इंडिया से बाहर भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब हम लोग यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाते हैं, इंडिया वाले, हम लोग बात करते हैं हमारे वहाँ पे, तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, रेडिकलाइजेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, टेररिज्म की हम लोग बात करते हैं। लेकिन इंडिया में जो यूथ का जो खालिस्तानी जो बन रहे हैं, जो रेडिकलाइज हो रहे हैं, और जो टेररिस्ट ग्रुप जो है बन के सामने आ रहे हैं, उनके बीच में जो लिंक्स नज़र आ रहे हैं साफ साफ, उस पे जो है हम लोग बहुत ज़्यादा दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। इट्स डिप्लोमैट्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज कॉन्स्पिक्यूअसली फेल्ड टू कैरी कन्विक्शन अबाउट द ओमनी प्रेजेंट थ्रेट पोस्ट बाय द सिख टेररिज्म ग्रुप। अगर आप देखें जैसे लंदन के अंदर जो चीज़ें हुई, ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ें हुई, अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से ही अगर अलर्ट कर देती, तो शायद वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। तो सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसिज्म करना वो ठीक नहीं है, बल्कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। इंडिया नीड्स टू इफेक्टिवली कन्विंस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द थ्रेट पोस्ड बाय द रेडिकलाइज्ड फोर्स सच एज केएलएफ एंड द। इस मूवमेंट को सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ना चाहिए, अरे ये तो छोटी सी मूवमेंट है, अपने आप ही चली जाएगी एंड ऑल दैट। नो नो भाई, छोटी मूवमेंट नजर आती है शुरू में, धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। हो सकता है इसके मेंबर मार्केट में सिर्फ 10 20 50 ही हों, लेकिन भाई वो कई सारे लोगों को मार सकते हैं। तो उस तक सिचुएशन ना जाए, इसलिए हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कन्विंस करना पड़ेगा कि दिस इज द रियल थ्रेट। रियल थ्रेट, खालिस्तान इज अ रियल थ्रेट, केएलएफ इज एक रियल थ्रेट, एसईजे इज एक रियल थ्रेट। वो सब अपने को करना पड़ेगा। तो इंडिया शुड नॉट यील्ड टू द टेम्पटेशन और रिजोर्टिंग टू द हार्ड मेजर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कोज। इन्होंने ये भी कहा कि हर बार जो है भाई आप हार्ड एक्शन नहीं ले सकते, वो ठीक नहीं है। जैसे ब्राज़ील में लिया जाता है, ठीक है, जैसे सीरिया में लिया गया, आप वो सब नहीं कर सकते। एक बार आपको ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है वो भी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। इट नीड्स टू स्टीयर बिटवीन द एक्सट्रीमिज्म राइट एंड द लेफ्ट, इंश्योर द ग्रेट सेंस ऑफ द यूनिटी विद इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिग्निटी ह्यूमन प्रोग्रेस। वो सारी चीज़ें आप कंक्लूजन में जो है इसको जाके आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अब तक इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन नहीं किया था। आज इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से किया है, तो आई होप आपको 2 4 पॉइंट यहाँ पे मिले होंगे। अगर आपको पहले से पता होगा तो एक रिवीजन टाइप का हो गया होगा। बट जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ते हो तो अंडरस्टैंडिंग डीप होती है ना। एक दो बार पढ़ के भैया किसी को याद नहीं होता। खैर, आज इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।